नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। प्रकृति बार बार मौसम चक्र में बदलाव के संकेत के साथ संभलने का मौका देती रही है, लेकिन हम आदतन किसी बड़े खतरे के सामने आने तक ऐसे संकेतों या चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे हैं, जिसका नतीजा अक्सर भारी तबाही के रूप में सामने आता रहा है। पर्यावरणीय असंतुलन से चमोली में ग्लेशियर पिघली और उत्तराखंड में तबाही मच गई, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। प्राकृतिक असंतुलन के चलते उत्तराखंड जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बन सकते हैं। पहाड़ों, तालाबों और वन क्षेत्रों से भरपूर शहर में बीते सालों में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं। अगर हम सिर्फ राजधानी भोपाल की बात करें तो विकास के नाम पर पहाड़ों से घिरे भोपाल की शक्ल ही अब बदल दी गई है। शहर के आसपास की करीब 800 हेक्टेयर पहाड़ी काटी जा चुकी है, तो वहीं 18 में से 14 जल संरचनाएं यानी कि ताल तलैये खात्मे की ओर मोड़ दिए गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 1000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी काटकर खत्म कर दिया गया है। भोपाल के विकास के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। बीते 10 सालों में योजनाओं के नाम पर ही 40,000 पेड़ काटे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पहाड़ियों के बीच बसा शहर अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ता जा रहा है। यही हालात रहे तो पर्यावरण में असंतुलन से मौसमी असमानता, प्रदूषण में बढ़ोतरी, कई बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। 1.5 साल पहले कोलार नीलबर्ड में जमीन के अंदर से आई धमाके की आवाजें चेतावनी हो सकती हैं। तो विकास के नाम पर जो है पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़कों के जाल से पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पहाड़ों की लगातार कटाई की जा रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो जो मंजर हमने देखा है उत्तराखंड में, ग्लेशियर फटा, एक भारी तबाही उत्तराखंड में हमने देखी है, वो मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकती है। तो कई सारे सवाल कि मध्य प्रदेश में जो है इस आपदा को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर ऐसे हालात चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो तबाही हमने देखी वो मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे। लगातार जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को साफ किया जा रहा है। विकास के नाम पर जो है खिलवाड़ पर्यावरण से किया जा रहा है और कौन जिम्मेदार है, कैसे निपटा जाए, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर कि क्यों आखिर विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। पर्यावरण नियमों को जो है ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है, क्यों उन नियमों के तहत विकास नहीं किया जा रहा है, क्या विकास के लिए विनाश पर्यावरण का करना ज़रूरी है। और इन्हीं सब बातों पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर नियमों को ताक पर रखकर विकास किया जा रहा है। क्या नियमों के साथ विकास संभव नहीं है। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन उस विकास के टाइम पर हम पर्यावरण से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता कि विकास भी हो जाए और विनाश भी ना हो। अगर ऐसे ही हाल रहे तो तबाही आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आगे आने वाले समय में जो है मंजर, वही मंजर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्यों जो है प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी हैं वो इन तमाम बातों का ध्यान क्यों नहीं रखते, क्यों नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। क्या विकास के लिए इन नियमों की अनदेखी करना ज़रूरी है, विकास जो है नियमों के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों जंगल के जंगल तबाह किए जा रहे हैं, क्यों पहाड़ों को काटा जा रहा है और क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो तमाम अभियान चला दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती तो ऐसा लगता है कि वो जो सारे अभियान है, वो जो सारी बातें हैं हवा में की जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, और अब हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए के.एस. तिवारी जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। जी तिवारी जी, विकास किया जा रहा है, हम विकास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन विकास के लिए जो है पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। जी 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 देखिए, हमारा विकास पूरी तरह भटक गया है। जिस विकास की हमने कल्पना की थी और उस विकास की हमने तरजीह दी थी जिसमें कि पर्यावरणीय पक्षों का भी ध्यान रखा जाए, यानी हमें ऐसे विकास को चुनना चाहिए था जिसमें विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज न सिर्फ भारत में या उत्तरांचल की ताजी घटना में या देश के दूसरे हिस्सों में या पूरी दुनिया में जिस तरह तबाही, जिस तरह आपदाएं आ रही हैं, वो मुझे लगता है एक बहुत भयावह संकेत है कि हम अब धरती के
प्राकृतिक संसाधनों को, प्रकृति को, पारिस्थितिकी को एक पूरी तरह बिगाड़ चुके हैं और हम एक इर्रेपेरेबल इम्बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी डैमेज हम कर रहे हैं जिसकी भरपाई अब नहीं होगी। आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पर्यावरणीय घटकों की, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश किया जा रहा है, उससे डिवास्टेशन या उससे भयावहता, उसके विनाश के दिन बहुत पास है। उत्तरांचल की घटना हमें लगता है कि संपूर्ण भारत को और नीति निर्माताओं को, सरकारों को एक बहुत गंभीर संकेत है और संदेश भी कि अब आप अंतिम चेतावनी और वार्निंग के मौके हैं। आप अगर भुरभुरे पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में, बढ़ती गर्मी के बीच में, घटते कटते मिटते जंगलों के बीच में जब पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, नदियों पर सिंचाई परियोजनाएं लगाएंगे, तो एक दिन ये तो होना ही था। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी, एनजीटी की दखलंदाजी, उनकी मनाही के बाद भी विकास परियोजनाएं यथावत जारी हैं। ये चिंता का विषय है और आज हम अभी से न सिर्फ उत्तरांचल में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस बात को समझें कि यदि हमें पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है तो हमें विकास के उस रास्ते को, विकास के उन मानकों को एक बार फिर से समझना, देखना और उनको तोलना होगा। तिवारी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तरांचल के जो चमोली में ग्लेशियर फटने से हादसा हुआ, विशेषज्ञों का कहना है कि जो है पत्थरों के काटने से आपदा आई है। यानी कि जो मंजर हमने वहां देखा है, अगर यही हाल यहाँ पर चलता रहा, लगातार पहाड़ों को काटा जाता रहा, तो वो दिन भी दूर नहीं कि मध्य प्रदेश में भी यही तबाही देखने को मिलेगी। लगातार जो है पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल पूरे साफ किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तरांचल की घटना हमें बने बताया एक संकेत है। वहां क्या था, हिमालय 22 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहे हैं, जंगल कट गए हैं, उस पर डैम बन रहे हैं, नदियां डाइवर्ट हो रही हैं, तमाम सारे कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है, सारी उत्तरांचल की इकोलॉजी को हमने तहस नहस कर दिया। यही बात भारत में, प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में भी लागू होती है। यदि जंगलों की, नदियों की, प्राकृतिक संसाधनों की तबाही का आलम इसी प्रकार जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं और न जाने अपरिभाषित और बिना, मुझे नहीं मालूम कौन सी आपदाएं आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से आपदाओं की जो तीव्रता है, उनकी संख्या है, उनकी इंटेंसिटी है, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और निश्चित रूप से वो सारी चीजें जो उत्तरांचल ने देखी हैं, ईश्वर ना करे कि मध्य प्रदेश या देश के दूसरे सब उसी तरह की तबाही हो, तो हम आज से ही समझे इस बात को कि हमें जंगलों के विनाश को रोकना है, नदियों को पुनर्जीवित करना है, प्राकृतिक संसाधनों को फिर से हमें बनाए रखना है और जितना भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उस बैलेंस को हमें कहीं न कहीं ठीक रखना है। अन्यथा ये आपदाएं प्रदेश में, देश में, दुनिया में आएंगी, आती रहेंगी और लगातार आती रहेंगी। बिल्कुल, लगातार आती रहेंगी। अगर संभलना है तो अभी संभलने का वक्त है, आपदाओं से बचने का ये वक्त है कि हम समय रहते बच जाएं। चलिए, अब हमारे साथ जो हैं अजय जी हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी अजय जी, लगातार जो है विकास के लिए पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। हमने देखा, आपदाएं हम देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है हम संभल नहीं रहे हैं। विकास किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन विकास के लिए विनाश करना तो जरूरी नहीं है ना? देखिए, ऐसा है कि मानव जीवन में विकास एक अनिवार्य पक्ष है, लेकिन उसके साथ प्रकृति के साथ आपको अनुशासित रहना भी उतना ही जरूरी है। प्रकृति के साथ यदि हमने अनुशासन छोड़ा है तो निश्चित तौर पर उसकी हानि होती है और प्राकृतिक जो संकट आते हैं वो किसी भी क्षेत्र के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो आपदा और संकट रहती है वो समूची मानव प्रजाति पर उसकी दिक्कत होती है। यदि किसी प्रकार का ओशन या समुद्र में कोई यदि प्रदूषण होता है या वायुमंडल में कोई प्रदूषण होता है या जल प्रदूषण किसी भी तरह का होता है तो उसका प्रकोप मतलब जो भूभाग है वो समूचे उस पर पड़ता है। हम लोगों ने नियम बनाए हैं प्रकृति के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन हमारी नियत में अभाव रहता है। और इस वक्त ये कहना आवश्यक है कि महात्मा गांधी कहते थे कि प्रकृति आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, लालच नहीं। अब जो आपदा से हमने यदि सबक सीखा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कागजों पर बहुत सारे कानून हैं। हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारी पूरी एजेंसी है, मैन पावर है, पॉल्यूशन बोर्ड है,
वाटर बॉडीज के लिए वेटलैंड अथॉरिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून और संस्थाओं के बावजूद हम लोग सफल क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में जो सरकार चलाते हैं पर्यावरण और वन संरक्षण प्रायोरिटी इशू नहीं है। आप घोषणा पत्र में कभी भी देखिएगा पर्यावरण मुद्दा नहीं रहता। हमें आज की डेट में अपनी जो भी लोकसभा विधानसभा इसमें अब इसको बहस का मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है। यदि हम लोग लापरवाही करेंगे तो जो हमें जो भी सुविधा मिली है प्रकृति की तरफ से वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और कठिन और दुर्लभ हो जाएगी। जी, जिन कानूनों की बात की कि कागजों में कानून है, लेकिन कह सकते हैं कि कानून की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे सरकार की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए। यानी कि अगर ये काम हो भी रहा है तो बिल्कुल नाक के नीचे हो रहा है, किसी को खबर भी नहीं है। देखिए, कानून का क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर सरकार की लगाम मजबूत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का पर्यावरण के साथ धोखा दे सकते हैं। आप उत्खनन करने के लिए यदि खदानों को परमिशन है तो वो अवैध उत्खनन क्षमता से अधिक उसका दोहन करते हैं। यदि आप देखिए कि शहरों में सबसे बड़ा जो समस्या आती है कि तो भोपाल के इतने सारे तालाब थे उनमें कई खत्म हो गए। भोपाल में आज भी बड़े तालाब में जहाँ से भोपाल की 40% आबादी को पानी मिलता है पीने का, वहाँ पे कई सारे नाले जो यहाँ के शहर के म्युनिसिपल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट को ले आके उसमें गंदा कर रहे हैं। नदियां जो हैं वो रेत उत्खनन को लेके उनमें पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है, कटाव हो रहा है। शहरों का कचरा जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो फंक्शनल नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं जो हम रोज देखते हैं और इससे निपटने के लिए हम बजट भी बनाते हैं, लेकिन बजट का क्रियान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है ये बहुत अच्छे से हमारी मॉनिटरिंग व्यवस्था कमजोर है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सरकार यदि कठोर कार्रवाई करे, पर्यावरण के जो समस्याएं हो रही है, जो प्रदूषण के कारण मानव जीवन का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और एक बड़ी आबादी का आर्थिक संकट भी पर्यावरण की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार यदि कठोरता करती है, लापरवाही बरतने वालों को यदि दंडात्मक कार्रवाई करती है तो ये समझा जाएगा कि हम लोग चिंतित है। अदरवाइज मैं मानता हूँ कि पर्यावरण आतंकवाद के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका जो प्रकोप है, आप वहाँ पे जो उत्तराखंड में जो हानि हुई है निश्चित तौर पर वो ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि ग्लेशियर पिघला है। तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और जितना देखिए भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51 में कहा भी है कि पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण हम लोग की ड्यूटी है। हम लोग राइट्स की बात करते हैं बट ड्यूटी पर थोड़ा सा कम फोकस है। बिल्कुल। तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल जो है, जो इस आर्टिकल का इन्होंने जिक्र किया है दुबे जी ने, वन संरक्षण को लेकर ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी हम लोग निभा नहीं रहे हैं। चाहे सरकार की बात की जाए, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, कानून बना दिए गए हैं, कानूनों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बजट आता है लेकिन पर्यावरण, और दुबे जी ने एक और बात कही कि घोषणाओं के टाइम पे पर्यावरण मुद्दा नहीं होता है। निश्चित रूप से अजय जी ने जो बात कही है 100% सही है। उन्होंने पर्यावरण को लेके जो एक जन चेतना जागरण का काम किया है, मुझे लगता है अपने प्रयासों से वो बड़ा अच्छा काम था। जहां तक वनों की बात है तो वन एक बहुत बड़े शॉक ऑब्जर्वर होते हैं और वनों को हम तकनीकी भाषा में कार्बन सिंक बोलते हैं, यानी धरती की गर्मी को सोखने वाले जो गैसें हैं उन सबको वन सोख लेते हैं, समुद्र सोख लेते हैं। हमने समुद्र की इकोलॉजी को, समुद्र में ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है, उसको हमने खत्म कर दिया। फूड चेन हमने समुद्री खत्म कर दी। धरती के जंगल जो 1/3 होने चाहिए थे, 1/3 33%, वो घट के 20-22% आ गए हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड या गर्मी बढ़ाने वाली गैसों की मात्रा कई गुना बढ़ चुकी है। आज धरती पर 416 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। इसके अलावा दूसरी कम से कम 50-60 ऐसी गैसेस हैं जो तापमान बढ़ाती हैं। तो कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं, और इस बीच में सरकारों का जो रवैया है, सरकारों की नीतियां है, सरकारी ढंग से जो क्रियान्वयन है, उसके नतीजे नहीं मिल रहे हैं। समाज में जागरूकता के प्रयास जो है भी वो भोथरे हैं या काम के नहीं है या उनका असर नहीं होता। लोग लापरवाह हैं और इन सब के बीच में यदि हमें इसको फिर से सुरक्षित रखना है तो ये अंतिम चेतावनी के कुछ मौके हैं।
यदि अब भी नहीं चेते तो वो बर्बादी और वो जो तबाही और जो आपदाएं और जो डिवास्टेशन जिन्हें बार बार कह रहा हूं वो बहुत दूर नहीं है। इसलिए हमें शासकीय कार्यक्रम अपनी जगह है, हमें व्यवहारिक स्तर पर संपूर्ण समाज को, सरकारों को, नीति निर्माताओं को, रणनीतिकारों को एक साथ जुट के इन प्रयासों को एक साथ करना पड़ेगा। पर्यावरण को लेकर सैकड़ों मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, जो अभी नहीं हो रहा है। बिल्कुल अजय दुबे जी, पर्यावरण को बचाने के लिए सबको एक साथ आगे आना होगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो पहल कहीं ना कहीं आपको भी करनी होगी, कई सामाजिक जो है संस्थाएं उनको भी आगे आना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये मैं तिवारी साहब ने अभी जो बहुत बढ़िया बात कही है कि जो जिस तेजी से जो पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया है उसकी उस अनुपात में हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और यदि स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यदि वो लोग वारफुट पे यदि आते हैं और उनको ये बताया जाए कि जो आपका सिलेबस है, जो एकेडमिक जो भी कोर्स है उनका, उसमें फील्ड पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी बनाया जाए और उनको सेंसिटाइज करवाया जाए कि वो लोग पर्यावरण उनके जीवन का अहम हिस्सा है और उसके प्रति उनको सेंसिटिव रहना है। उनको फील्ड पे ले जाए, उनको जंगल पर्यावरण के साथ साक्षात उनका अनुभव रहना चाहिए, किताबी नॉलेज से आगे बढ़ के। तो मुझे लगता है युवा शक्ति सबसे सार्थक है। सामाजिक संगठन तो निश्चित तौर पर जवाबदेह हैं कि वो पर्यावरण को, पृथ्वी को संरक्षित करने में हर स्तर पर प्रयास करें। जी तिवारी जी, युवा शक्ति की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। और एक सवाल और मेरा जो आपसे है कि विकास हो और पर्यावरण का विनाश ना हो, उसके लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि विकास, क्योंकि जरूरी है विकास करना, तभी जो है बढ़ सकेंगे हम विकास की ओर, लेकिन विनाश ना हो पर्यावरण का। कैसे निपटा जाए इन समस्याओं से और कैसे संतुलन बनाया जाए? आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। आपने कहा कि विकास जरूरी है, अजय जी ने भी कहा, क्योंकि धरती की आबादी 8 अरब हो चुकी है, भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है, सबकी जरूरतें हैं, लेकिन जरूरतों को पूरा करते हुए हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जितने भी सेवा क्षेत्रों में हमें वो सारी तकनीकें अपनानी है जो वाटर एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, जिसमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम बर्बाद करें। दूसरा, युवाओं की भागीदारी को लेके भी समाज में, परिवारों में एक संदेश जाना चाहिए। शैक्षणिक कार्य में मूलतः शिक्षक हूं, शिक्षक होने के नाते मैंने अपने स्तर पर कई सारे विश्वविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया है और मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष में जो पहले से संचालित पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम है उनको धार मिले। वो केवल एक महज पाठ्यक्रम है जो पढ़ के परीक्षा देके लोग भूल जाते हैं। हमें उन पाठ्यक्रमों में जो दिए गए तथ्य हैं उनको जमीन पर उतारना होगा, हमें व्यवहार में लाना होगा। पर्यावरण हमारी आदत नहीं है, पर्यावरण संरक्षण हमारा व्यवहार नहीं है, और जब तक पर्यावरण किताबों से बाहर हमारे व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल नहीं होगा, जब तक हमारी नदियां पुनर्जीवित नहीं होंगी, जब तक लैंड यूज का जो बदल रहा है चेंज नहीं होगा, रिवर की इकोलॉजी बदल रही है, समुद्र पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, जंगल मिट रहे हैं, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, धरती गर्मी बढ़ रही है। मैंने बताया सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि समाज को, परिवार को, सरकारों को आगे आना होगा। अन्यथा मैं बारंबार दोहरा रहा हूं कि आपदाएं मध्य प्रदेश में भी आएंगी। बिल्कुल। अजय दुबे जी, एक सवाल यहाँ पर, क्या बिना प्लानिंग के जो विकास हो रहा है वो भी जो है उसको भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये भी है कि बिना प्लानिंग के क्यों विकास हो रहा है? अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, जरूरत है, तो ये एक कदम ये भी उठाया जा सकता है कि पेड़ों को शिफ्ट भी किया जा सकता है दूसरी जगह, किसी अन्य जगह। देखिए, मेरा उसमें दूसरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ 2-3 फैसलों में कहा है कि पेड़ों को काटने के बजाय विकास उसका दूसरा कोई विकल्प निकाले जिससे कि पेड़ भी बचे रहे।
पेड़ शिफ्टिंग के मामले में तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे इसके सफल उदाहरण न के बराबर देखने को मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि आज यदि हम पेड़ काटते हैं और कोई दूसरा लगाते हैं क्षतिपूर्ति के तौर पर, तो उसको 20-25 साल लगते हैं सक्षम बनने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हमारे पास विकल्प है मानव जीवन का कि हम हरे वृक्ष लगाएं और बेहतर वन संरक्षण करें, तो वो कमजोर है, क्योंकि हम विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटते हैं लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति जो मानक तय है उनके तहत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक विकास है, लेकिन विकास और विनाश की दूरी बहुत निकट है। मानव जीवन में जानकारी सबको है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है। अब भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो रीजनल बेंच है 4 साल से खाली पड़ी हुई है। तो आप ये देखें कि हम लोग मानव जीवन को बिना किसी भेदभाव के, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पर्यावरण का उल्लंघन करने पर छोटे लोगों पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े रसूखदार जिनकी बड़ी फैक्ट्री जो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करने में असफल रहते हैं। पर्यावरण को एक अति संवेदनशील मुद्दा बनाना होगा। लोगों के मन में यदि भय होगा और इसका सम्मान करेंगे तब हम सुधार कर पाएंगे, अदरवाइज केवल किताबों में ही हम लोग देखते रहेंगे। जी, एक और बात जो मैं कहना चाहता था, बात यह है कि एक पेड़ अगर आपके घर के सामने है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम कर सकता है। दूसरा, पेड़ों को लेके जो हमने एक समझ विकसित की है वो बहुत गलत है। सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पर भारतवर्ष में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए, जिसने हमारे पूरे पर्यावरण को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आज भी स्थानीय जो भूगोल है, वहां की आबो हवा है, मौसम है, नमी है, वर्षा है, वहां की मिट्टी है, वहां का पठार है, हमें वहां नेटिव फॉरेस्ट, वहां के जो मूल जो अपने फॉरेस्ट होते थे उनको हमें फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। हम आज सामाजिक वानिकी के नाम पर कुछ भी नहीं लगा सकते जो शायद पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक पेड़ों की शिफ्टिंग की बात है, पेड़ों की शिफ्टिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। अजय जी ने भी कहा कि पेड़ों की शिफ्टिंग के जो फायदे हैं बहुत ना के बराबर हैं। पेड़ों की शिफ्टिंग के बारे में कोई सफल उदाहरण मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है ये कोई विकल्प नहीं है। वृक्षारोपण और वृक्षों को आप छोड़ दीजिए, जंगलों को छोड़ दीजिए, जंगल अपने आप डेवलप हो जाएंगे। जी तिवारी जी, एक और सवाल आपसे ही मेरा कि जिस तरीके से जो है, अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो क्लाइमेट भी काफी चेंज हुआ है, उसका भी जो है हमने कई चेंज देखे हैं पहले से, और अब में काफी अंतर आया है क्लाइमेट को लेकर भी। जी जी जी, पहाड़ों के कटान से। जी जी, क्लाइमेट चेंज यानी मौसम का बदलाव, मौसम परिवर्तन अब एक दुनिया का ये सबसे बड़ी समस्या है। सारी दुनिया ओरिएंटेड यूनाइटेड नेशंस, यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी, अब बिडेन ने अपनी पॉलिसी बदली है। जो ट्रंप जिस पॉलिसी को नहीं मानते थे, बिडेन ने अपनी पॉलिसी वापस ली है कि नहीं हम गलत थे। आज हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अमेरिका भी बराबरी का साझेदार है, भारत भी सैद्धांतिक रूप से इसमें लेकर आगे आया। लेकिन हमें एनर्जी सेक्टर में खासतौर से जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, 2 सेक्टर्स पर अगर लगाम लगा ली जाए और उसके अनुपात में जो हमारे मूल जंगल थे और मूल वाटर बॉडीज थी, अगर इनको पुराने रूप में धीरे धीरे भी अगर 5-10 साल में भी हम ला सके, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी अगर हम कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग धीरे धीरे कम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो परिवर्तन और वापस सामान्य स्थिति नहीं आ पाएगी, आ सकती है, लेकिन हमें बहुत बड़े स्तर पर संकल्प के साथ वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल केएस तिवारी जी। अजय दुबे जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी कि हमें ही प्रयास करना होगा, हमारी ही तरफ से कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पे तिवारी साहब की जो जानकारी से मुझे लगता है कि समाज के प्रति मतलब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जो अभी तिवारी साहब ने बोला है कि प्रयास होना चाहिए और प्रयत्न होने चाहिए, तो ये हम सब यदि टीवी देख रहे हो, सुन रहे हो, तो निश्चित तौर पर अब इस मामले को बेहद संवेदनशील समझते हुए अब पर्यावरण संरक्षण के लिए हर घर परिवार से लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, और जो हरे वृक्ष हैं उनको यथासंभव किसी भी तरह हम उनको बचाएं, उनके विकल्प के लिए जो भी उपलब्ध साधन है उन पर विचार करें।
जी, चलिए शुक्रिया अजय दुबे जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही के तिवारी जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रकृति संभलने का मौका सबको देती है, लेकिन संभल जाए तब बात है। संभल नहीं रहे हैं, लगातार पेड़ों की कटाई जो है जारी है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को भी काटा जा रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो खात्मे की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है कि अभी हमने उत्तराखंड में ये तबाही देखी, चामोली का जो है ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखी हमने। ऐसा दिन दूर नहीं है, अगर यही स्थिति बनी रही, लगातार पेड़ पौधे पूरे के पूरे जंगल और पहाड़ों को काटा जाता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि मध्य प्रदेश में भी यही दृश्य दिखाई देगा। और उसके लिए जरूरत है, जैसा हमने चर्चा में जाना, कि हमें खुद भी जागरूक होना होगा, हमें खुद प्रयास करने होंगे। युवा शक्ति की भी यहाँ पर जरूरत महसूस की गई है, तो सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी जो है हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। विकास ठीक है, विकास जरूरी है, लेकिन विकास के लिए पर्यावरण का विनाश नहीं करना है, वो जरूरी नहीं है। विकास जरूर कीजिए, वो होता रहेगा, पर्यावरण का भी ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।